शारदा एक कोठी में काम करती थी। कोठी की मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति 5th क्लास में थी। उधर शारदा की बेटी शालू भी 5th क्लास में थी। कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ शारदा, आज तू फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी, वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़कर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम। तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। बेकार में ही तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। शालू का मन उदास हो गया। जब वो शारदा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार ही सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद कर देती हूँ। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे एक नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन शारदा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं स्वाति अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति, कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो पढ़ लो, पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू हैं। मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया, कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी है स्कूल की। अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो घर में घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और स्वाति, मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैं भूल गई मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का ऑफ था, इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी, अगर आप कहो तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं स्वाति को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी शालू? तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स स्वाति के साथ मिलता जुलता है। अगर आप कहो तो मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम, क्या कर रहे हो? शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं क्या करूंगी कल एग्जाम में? एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं?
शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से मैथ्स समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ, मुझे दिख रहा है, स्वाति शालू से अच्छे से समझ पा रही है। शालू के पास 2 दिन का टाइम था। वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाति को खूब मेहनत करवाती है। शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बताए गए तरीके से स्वाति मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब स्वाति पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको पता है, शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी। मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुमने स्वाति की बहुत मदद की। ये लो तुम्हारे लिए लैपटॉप। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था। नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाति के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। नंदिनी पैसे वाली थी। वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में मदद कर सकती थी। एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है? अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी, 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी, जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ हाँ, लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया। तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गईं। अरे यार, ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ हैं ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्खड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थी। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी। लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला, सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ हाँ, खरीद ले। असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला, मेरे लिए चाय बना कर ला। बिमला चाय बना कर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी।
सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी। ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थी। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला, मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला, चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ, नौकरानी की तरह ही है। वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल, कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी। ले आ उन्हें। ठीक है, ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चले माँ जी, जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है। कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू, आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ, चाहे जितना खाओ, जब तक पेट ना भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए। रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार, क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो? बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास पर मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ, नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास। घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने।